नमस्कार। विपक्षी पार्टियों ने अपना गठबंधन लगभग बना लिया है और कई दशकों के बाद ऐसा होता दिख रहा है कि आमने सामने की लड़ाई होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है एनडीए, और दूसरी ओर कांग्रेस जिसमें केंद्रीय पार्टी है वो गठबंधन है जिसका नाम है इंडिया। इन दो गठबंधनों के बीच मुकाबला होता दिख रहा है और ऐसा कई दशकों के बाद हो रहा है। इससे पहले 1977 में ऐसा हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार हारी थी, और फिर 1989 में हुआ था जब राजीव गांधी की सरकार हारी थी। दोनों बार प्रचंड बहुमत की सरकार थी और विपक्ष एकजुट हुआ तो उसने सरकार को हरा दिया। इसलिए इस बार भी जब विपक्षी पार्टियां आमने सामने हो रही हैं तो ये बड़ा सवाल है कि क्या इतिहास अपने को दोहराएगा? क्या एक बार फिर विपक्षी गठबंधन के सामने सत्तारूढ़ गठबंधन नहीं टिक पाएगा या चुनाव हार जाएगा? इस एक अहम सवाल की परीक्षा इस चुनाव में होनी है, 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो इस प्रीमाइस पर चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने इस आधार पर अपना गठबंधन बनाया है, इस गणित के आधार पर कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे। वो पीक था, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का चरम था जब भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली। पहली बार 2014 में उनको 284 सीटें मिली थी और 2019 में वो बढ़ करके 303 सीट हो गई। भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कभी भी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। नरेंद्र मोदी की कमान में भाजपा ने न सिर्फ बहुमत हासिल किया बल्कि दूसरी बार उसकी सीटें बढ़ गई। फिर भी वोट 37% थे, और अगर सभी सहयोगी पार्टियों को जोड़ दें तो वोट 40% बनता है। तो विपक्ष इस आधार पर चुनाव लड़ रहा है, इस आधार पर उसने अपना गठबंधन बनाया है कि जो बीजेपी के विरोध का 60% वोट है वो हासिल करना है। अगर उस 60% वोट का 70% भी मिल जाए उस 60% में से, तो विपक्ष का वोट 42% हो जाएगा, जो कि बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों को पिछली बार मिले वोट से ज्यादा होगा। तो इस आधार पर विपक्ष ने अपना गठबंधन बनाया है, आमने सामने की लड़ाई का फैसला किया है। ये फैसला वैसे तो पिछले साल मई जून में हुआ था जब विपक्ष ने 1-to-1 लड़ाई की बात कही थी और ये सिद्धांत तय किया था कि भाजपा के खिलाफ, उसके हर उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनकी कमान में जो बीजेपी है उसने विपक्ष के इस दाव को समझा है, और तभी इस बार नरेंद्र मोदी ने 273-272 सीटें हासिल करने का, उस जादुई आंकड़े को हासिल करने का लक्ष्य नहीं रखा है। वो इस आधार पर नहीं चल रहे हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। उन्होंने इस बार 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का और 370 सीटें लाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपने गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। यानी वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि विपक्ष जिस आधार पर राजनीति कर रहा है, जो हिसाब लगाया हुआ है विपक्ष ने कि एनडीए के खिलाफ 60% वोट पड़ते हैं, उस 60% का ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करें और एनडीए को हरा दें। इस आधार पर अगर एनडीए चुनाव लड़ रहा है तो एनडीए के लिए 50% का लक्ष्य रखा जाए ताकि विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं बने। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में आज तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है और एक बार भी किसी पार्टी को 50% वोट नहीं मिला है। जब राजीव गांधी को 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर पर 415 सीटें मिली थी, तब भी उनको 48% वोट मिला था। तो ये 50% वोट का लक्ष्य है। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जिनकी परीक्षा होनी है। पहली बड़ी चीज तो ये कि इससे पहले जब भी विपक्ष एकजुट हुआ है उसने सरकार को हरा दिया है, तो क्या तीसरी बार भी ऐसा हो सकता है? और दूसरी बड़ी परीक्षा ये कि क्या सत्तारूढ़ गठबंधन 50% वोट हासिल कर सकता है? कोई भी गठबंधन क्या 50% वोट हासिल कर सकता है? ये इस लिहाज से 2014 का चुनाव बहुत अहम है। इन दोनों चीजों की परीक्षा होनी है। अब एक तरफ कुछ जानकार ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि विपक्ष का गठबंधन तय नहीं हुआ है, सभी राज्यों में गठबंधन नहीं हुआ है और आमने सामने का चुनाव पूरे देश में नहीं हो रहा है। अब ये सिर्फ कहने की बात है, एक तकनीकी स्थिति है, और अगर एक तरफ मोटे तौर पर कहें तो विपक्ष ने अपना गठबंधन बना लिया है, और अगर कहीं गठबंधन नहीं दिख रहा है या कहीं भाजपा के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं दिख रही है, तो यह मानना चाहिए है कि उस लड़ाई को उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, वहां उसी तरह से गठबंधन रखा गया है, गठबंधन को जानबूझ करके उस स्थिति में छोड़ा गया है। जैसे पंजाब में नहीं हुआ है या केरल में नहीं हुआ है, तो यह जानबूझकर नहीं हुआ है, साझा सहमति से नहीं हुआ है। इन दोनों राज्यों में वोट का बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी के पास है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के पास है। केरल में तो 85% वोट इन्हीं दोनों के पास है। तो अगर ये दोनों गठबंधन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बनेंगे। तो इसलिए जानबूझ करके नहीं हुआ है। इन राज्यों में अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो वो जानबूझ करके उस गठबंधन को उसी तरह से छोड़ा गया है। वहां भी लड़ाई आमने सामने की ही होगी, कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं होने जा रही। कांग्रेस पार्टी केरल की बात करें तो वहां सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से होगा। आमने सामने की लड़ाई होगी, कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी 11% वोट पर है। अगर बहुत होगा तो उसके वोट में 2-4% का इजाफा होगा, उससे कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं बनेगी। और यहाँ पंजाब में जरूर त्रिकोणीय लड़ाई बन रही है, लेकिन वहां भी अपोजिशन के सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि वो तालमेल करे। अगर वो कर लेते तो बहुत बढ़िया होता। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल हो जाता तो वहां के लिए काफी अच्छा होता, फिर ये 13 सीटों पर गारंटी होती इनकी जीतने की। लेकिन गठबंधन नहीं होने से वहां लड़ाई ओपन हो गई है, वहां ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। वो संभवतः एकमात्र राज्य हो सकता है पंजाब जहां ट्रायंगुलर फाइट होगी। बाकी लगभग सभी राज्यों में आमने सामने की लड़ाई होगी और उन राज्यों में गठबंधन भी लगभग तय हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के छोड़ करके जाने के बाद आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का तालमेल और सीमेंटेड हुआ है, उसमें और मजबूती आई है। पहले उनके बीच सीटों का जो झगड़ा था, अब उस तरह का झगड़ा नहीं हो रहा है। उन दोनों बड़ी पार्टियों और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच तालमेल हो गया है। जहां सबसे ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, जो राज्य सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा था, वो उत्तर प्रदेश था। लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ी हैं और उसके बाद गठबंधन तय होने के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में भी हिस्सा लिया। आगरा में वो यात्रा में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं होने की बहुत ज्यादा संभावना थी और यह माना जा रहा था कि इन दोनों पार्टियों के बीच समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। इसके बावजूद दोनों पार्टियों के बीच तालमेल हो गया। दिल्ली में उनकी सीटें बंट गई, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की डिमांड स्वीकार कर ली है, उसको गुजरात में भी सीट दे दी है और हरियाणा में भी सीट दे दी है। पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे, गोवा में भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। तो जहां भी आम आदमी पार्टी ने अपना थोड़ा बहुत आधार बनाया है, वहां कांग्रेस से तालमेल हो गया है और पंजाब में जानबूझ करके तालमेल छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हो सकता था, लेकिन ये अब कैलकुलेशन होता है पार्टियों का और उस कैलकुलेशन के आधार पर उसने वहां छोड़ दिया है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ डीएमके और कांग्रेस का अलायंस लगभग तय हो गया है। कुछ सीटों की अदला बदली की बात हो रही है, जो 1-2 दिन में 3 दिन में उसका भी फैसला होना है। महाराष्ट्र से खबर यह थी कि जो महाविकास आघाड़ी था, जिसने सरकार चलाई थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है और कांग्रेस है, उसमें 2 और पार्टियां जुड़ी हैं, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है और राजू शेट्टी की पार्टी है। इन पांचों के बीच राज्य की 48 में से 40 सीटों का फैसला हो चुका है। 8 सीटों का फैसला अटका है, जिसमें से 6 सीटें मुंबई की हैं। वहां कांग्रेस 3 सीट लड़ना चाह रही है। इसको लेकर के पेच है, उन 8 सीटों का उसको निपटा लिया जाएगा। इस तरह से ज्यादातर राज्यों में, पश्चिम बंगाल का मामला भी बहुत पिकुलियर है, केरल और पंजाब की तरह का मामला है वहां भी। लेकिन ये अभी तक इस बात की संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस को 4 या 5 सीटें मिल जाएंगी तृणमूल की तरफ से और वो वहां भी गठबंधन हो जाएगा। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तब भी पश्चिम बंगाल में आमने सामने का ही मुकाबला होगा और वो मुकाबला होगा तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का। पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चा अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों को मिलाकर के 12% वोट आए थे। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये दोनों पार्टियां खत्म हो गई, इनको 2-3% से उससे भी कम वोट आए। अब स्थिति ये होगी, इस बार लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग लड़ते हैं तो उनको पिछली बार मिले 12% से कम वोट मिलेंगे। तो अब ये स्थिति लगभग तय हो गई है कि इन दोनों पार्टियों को, अगर गठबंधन होता है तो आमने सामने का चुनाव होगा, अगर गठबंधन नहीं होता है और ये पार्टियां अलग लड़ती हैं तब भी आमने सामने का ही चुनाव होगा, बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस का। तो ये लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी तय हो गई है। इसके अलावा बाकी तमाम राज्यों में आमने सामने की लड़ाई होनी है। हिंदी पट्टी के सभी राज्यों में गठबंधन तय हो गया है, या जहां गठबंधन तय नहीं है वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है।
जहां गठबंधन है वहां एनडीए वर्सेज इंडिया की लड़ाई है। एक जो पंजाब का अपवाद था, उस तरह से एक अपवाद आंध्र प्रदेश का भी गिन सकते हैं, जहां कांग्रेस बहुत एफर्ट ले रही है। वहां आमने सामने की लड़ाई होगी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएस कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के साथ, जिसका तालमेल पवन कल्याण की जनसेना के साथ हो गया है। उन दो पार्टियों का तालमेल हो गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी उस तालमेल में शामिल होने की संभावना है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन तय नहीं किया है, तो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट वहां भी होगा। लेकिन उसको भी मान सकते हैं कि अगर कांग्रेस बहुत एफर्ट करेगी तब भी उसके लिए बहुत संभावना नहीं है। कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला को, जो मुख्यमंत्री की बहन है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनकी कमान में कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है। इस तरह की अपवाद वाला एक राज्य तेलंगाना है, जहां अभी भी चुनाव हार करके बाहर होने के बाद भी के चंद्रशेखर राव एक बड़ी ताकत है। पिछली बार उनको 9 सीटें मिली थी, तो वो एक ताकत है। आज भी 9 लोकसभा सीट उन्होंने 2019 में जीती थी। अभी हार करके वो सरकार से बाहर हुए हैं और उनकी जगह जो केंद्रीय ताकत है वो कांग्रेस बन गई है। तो कांग्रेस और के चंद्रशेखर राव की पार्टी के बीच एक मुकाबला, मुख्य मुकाबला होगा। उसमें बीजेपी एक तीसरा कोण बनने की कोशिश कर रही है। उसने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। तो ये लगभग पूरे देश में अगर 543 सीटों की बात करें तो 543 में से 450 के करीब सीटें ऐसी हैं या उससे कुछ ज़्यादा ही सीटें होंगी जिन पर तालमेल तय हो गया है, जिन पर एनडीए वर्सेज इंडिया, बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का मुकाबला तय हो गया है। तभी 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्पी वाला है, क्योंकि उसमें फिर ये उन जो मैंने पहले कहा कि इन 2 चीज़ों की परीक्षा होनी है कि विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी को, सत्तारूढ़ गठबंधन को हरा पाता है या नहीं हरा पाता है, और दूसरे जो सत्तारूढ़ गठबंधन है जिसका दावा बहुत बड़ी लहर होने का दावा है, वो 50% वोट हासिल कर पाती है या नहीं, वो गठबंधन हासिल कर पाता है या नहीं, या जो विपक्षी गठबंधन है जिसका ये दावा है कि विपक्ष का वोट बहुत ज़्यादा है और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लड़ने से वो वोट बंट जाता है, वो गठबंधन 50% या 40% से ज़्यादा वोट हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये चुनाव में ये बहुत दिलचस्पी वाला चुनाव है, क्योंकि इससे आगे की राजनीति का रास्ता भी बहुत कुछ तय होगा। विपक्ष फिर अगर साझा विपक्ष टक्कर भी देता है तब तो कोई संभावना बनेगी। अगर साझा विपक्ष मिल करके भी बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाता है, जीतना अगर जीत जाए तब तो ये फिर इतिहास का दोहराना हुआ जो 1977 का था या 1989 का था। लेकिन अगर टक्कर भी नहीं दे पाता है तो फिर ये तय हो जाएगा कि अभी आगे आने वाले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति की केंद्रीय ताकत बनी रहेगी। वो ये चीज़ें तय हो जाएंगी इस चुनाव में। इसलिए इस लिहाज से ये जो आमने सामने का चुनाव है वो बहुत अहम होने वाला है। धन्यवाद।